नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की। अमरनाथ गुफा के पास शाम करीब 5:30 बजे अचानक बादल फट गया। जब बादल फटा तो गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है और करीब 30 से 40 लोगों के लापता होने की भी खबर है। बादल फटने से पहाड़ों से तेज बहाव आया, जिसके कारण श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया। घटना के तुरंत बाद आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 40 यात्री भी अमरनाथ में फंसे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के भी कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। वहीं हादसे की खबर लगते गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की और हालात की जानकारी दी। शाह ने कहा कि लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। घटना के बाद यात्रा रोक दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। अमरनाथ गुफा के पास शाम करीब 5:30 बजे अचानक चलिए, और आपको बता दें कि भोपाल के भी कुछ श्रद्धालु यहां पर फंसे हुए हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देख सकते हैं आपकी हालत है। यहाँ पे सारे टेंट फुल हो चुके हैं, इसमें सब फंसे हुए हैं। सबको बोल दिया गया एक साथ रहिए, कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ पे। सोना नहीं है, सबको यहाँ जगते रहना है। सबको यहाँ रोक दिया गया है, सबको एक ही टेंट में भर दिया गया है और सबसे बोला गया है कोई भी कहीं जाए नहीं। रेस्क्यू कैंप उसमें लगे हुए हैं। देखिए सब किस तरह से एक ही साथ भरे हुए हैं एक ही टेंट के अंदर। देख सकते हैं आपकी हालत है। यहाँ पे सारे टेंट फुल हो चुके हैं, इसमें सब फंसे हुए हैं। सबको बोल दिया गया एक साथ रहिए, कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ पे। सोना नहीं है, सबको यहाँ जगते रहना है। सबको यहाँ रोक दिया गया है, सबको एक ही टेंट में भर दिया गया है और सबसे बोला गया है कोई भी कहीं जाए नहीं। रेस्क्यू कैंप उसमें लगे हुए हैं। देखिए सब किस तरह से एक ही साथ भरे हुए हैं एक ही टेंट के अंदर। देख सकते हैं आपकी हालत है। यहाँ पे सारे टेंट फुल हो चुके हैं। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास शाम करीब 5:30 बजे अचानक बादल फट गया और जब बादल फटा तो गुफा के पास 10 से 15 हजार की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक 15 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है और करीब 30 से 40 लोग यहां पर लापता हैं, ऐसी खबरें हैं। बादल फटने से पहाड़ों से तेज बहाव आया, जिसके कारण श्रद्धालुओं के लिए यहां पर लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया। घटना के तुरंत बाद सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 40 यात्री भी अमरनाथ में फंसे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के भी कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। वहीं हादसे की खबर लगते गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की और हालात की जानकारी दी। शाह ने कहा कि लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। घटना के बाद यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। लगे हुए हैं। देखिए सब किस तरह से एक ही साथ भरे हुए हैं एक ही टेंट के अंदर। चलिए, तो इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में पेसा कानून लागू करने के नियमों को भूपेश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष जहां कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, तो सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि 15 सालों में भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के साथ बहुत से छल किए हैं। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू करने की तैयारी। पेसा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। सीएम भूपेश ने किया ट्वीट। बीजेपी ने बताया चुनावी स्टंट। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और पेसा कानून हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहे। सरकार चाहे 15 साल बीजेपी की रही हो या वर्तमान में कांग्रेस की, विपक्ष अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करता रहा। गुरुवार को भूपेश कैबिनेट ने पेसा कानून प्रदेश में लागू करने की घोषणा कर दी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर
कैबिनेट में इसके अनुमोदन की जानकारी दी। सीएम ने लिखा, राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया एक और वायदा पूरा हुआ। इस नियम से किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा। सीएम भूपेश ने ट्वीट में बीजेपी की 15 साल की सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कि कांग्रेस चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नियत उनकी नहीं है। नियत यदि होती तो इतना विलंब करने की आवश्यकता नहीं थी। उनको चावल देने का काम, नमक देने का काम, चना देने का काम यदि किसी ने शुरुआत की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस की सरकार क्या बात करेगी? बीजेपी नेता लाख सवाल उठाएं, लेकिन पेसा कानून लागू होने के बाद कांग्रेस के आदिवासी नेता बेहद खुश हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल में आदिवासियों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही। जब कुछ देने की बारी आए तो कन्नी काट ली। पिछले सरकार में 15 साल तो लगातार आदिवासियों की बात जरूर करते रहे, आदिवासी क्षेत्र से समर्थन लेते रहे, उनको सरकार बनाने में आदिवासी क्षेत्र काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन कुछ देने की बारी जब आई तो हमेशा उन्होंने कन्नी काटा है। भाजपा को हर चश्मा इनको बदलना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा कि इनके चश्मा ठीक नहीं है। हर मुद्दा में राजनीति, आदिवासी तो उनके भी है, हमारा भी है। पेसा कानून को बने 2 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके लिए नियमों को अब मंजूरी मिली। राज्य सरकार ने नियम बना दिए हैं जो आगामी दिनों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाएंगे और फिर राजपत्र में प्रकाशित होंगे। कांग्रेस सरकार के इस कदम को 2023 के लिए ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, क्योंकि इसका असर सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र समेत 29 विधानसभा क्षेत्रों पर होगा। ऐसे में बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है, ये अहम सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीफ वर्ष 2022-23 के धान खरीदी का लक्ष्य तय कर लिया है। इस साल किसानों ने सरकार से 110 लाख मीट्रिक टन धान सरकार खरीदेगी। खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में धान कस्टम मिलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार बनने के पहले दिन से राज्य सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। इस साल भी धान खरीदी में किसानों को सभी सुविधाएं देंगे, साथ ही जरूरत के हिसाब से नए धान खरीदी केंद्र भी खोले जाएंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मेरे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, 110 लाख मीट्रिक टन आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, केंद्र कितना आपसे चावल लेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मंत्रिमंडल उस समिति की बैठक में धान खरीदी खरीफ वर्ष 2022-23 के संदर्भ में बैठक की गई और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहले तो हमारे इस वर्ष के जो खरीदी के तैयारी कितने के रहेंगे और क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, उसमें सभी से चर्चा के अनुसार जो बात विभागीय रिपोर्ट और अनुमान के अनुसार आया कि 110 लाख मीट्रिक टन के लगभग का इस बार खरीदी होगा और उसके लिए 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी। धान खरीदी केंद्र और खुलेंगे क्या, क्योंकि पिछले बार भी कई जो आवेदन है वो आए थे। देखिए, किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार हमेशा मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा किसानों के लिए काम किया है। आप देखेंगे कि सरकार बनी प्रथम दिन से ही, पहला दस्तखत से ही किसानों का उत्साहवर्धन, किसानों को सपोर्ट, उनका जो कर्ज था उसको माफ़ करने से लेकर के 2500 रुपये धान खरीदी, न्याय योजना, तमाम प्रकार की योजना केवल और केवल यहाँ के किसानों को सपोर्ट करने के लिए। आज हम कह सकते हैं किसान बहुत खुशहाल हैं। तो ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरीके से राज्य की सरकार किसानों को सुविधाएं दे रही है। और उन्होंने एक बात भी कही है कि पिछले 2 सालों में जो समस्याएं आ रही थी वो अब समस्याएं नहीं होगी। पूरे धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव हो चुका है, नील की स्थिति है। वही उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी केंद्र भी खोले जा सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
बढ़ते आगे और इस बीच बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एससीआर ने 27 रद्द ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया है। रेल यात्रियों के डिमांड और चौतरफा दबाव के बीच रेलवे ने इन ट्रेनों को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। बहाल होने वाली ट्रेनों में 16 मेल एक्सप्रेस और 11 मेमू ट्रेन शामिल है। 10 जुलाई से अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ने लगेंगे। बीते एक हफ्ते में रेलवे ने एससीआर की करीब 60 से ज्यादा ट्रेनों को अलग अलग वजह से रद्द कर दिया था। रेलवे के इस निर्णय के बाद से रेल यात्रियों का आक्रोश और परेशानी बढ़ने लगी थी। रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे थे, जिसे लेकर सांसद अरुण साव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर चर्चा कर रेल सुविधा बहाल करने की मांग की थी, जिस पर रेल मंत्री ने जल्द कुछ ट्रेनों को बहाल करने का आश्वासन दिया था, जिसकी वजह से आज एससीआर ने 27 रद्द ट्रेनों को फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और लोरमी से सामने आई 2 तस्वीरों ने विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी और इनसे यह सवाल भी उठता है कि जब बच्चों के भविष्य से ही खिलवाड़ होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कैसी होगी। दरअसल नवागढ़ के ग्राम कुरवा में स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। ऐसे में बरसात के समय बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर लोरमी की, जहां मासूम बच्चे मिट्टी के रास्तों में गिरते पड़ते आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच रहे हैं। इस रास्ते में एक तरफ 20 फीट गहरा नाला भी है जो बारिश में उफान पर भी आता है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित बच्चे अब हाथ में कलम की जगह तख्ती लेकर सड़क की मांग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नए बस स्टैंड से एक युवक यात्रियों से भरी बस लेकर भाग गया। युवक जैसी बस लेकर निकला, अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बेकाबू बस ने 3 गाड़ियों को ठोकर भी मारी। हालांकि बस में सवार पुलिस जवान ने युवक को पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। इस दौरान गुस्साए लोगों में युवक की जमकर पिटाई भी की। युवक का नाम ब्रिजेश पांडे बताया जा रहा, जो कि शराब के नशे में था और उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। रायगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी क्लास के एक बच्चे के पिटाई का मामला सामने आया है। स्कूल की शिक्षिका ने किसी बात को लेकर बच्चे को थप्पड़ रसीद कर दी। छुट्टी के बाद जब बच्चा दर्द से रोने लगा और पेरेंट्स ने जब बच्चे के गाल पर तमाचे का निशान देखा तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन को इसकी शिकायत की। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टे पेरेंट्स को शिकायत करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए टीसी देने की धमकी दी। इधर शिकायत के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता भी शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में विरोध जताया। इधर मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर कलेक्टर रानू साहू का कहना है कि मासूम बच्ची के साथ मारपीट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कल बोला गया था कि एक बच्ची सोई थी, बोला उसका मार खाए, तो पेरेंट्स बोला कि उसको मारे हुए हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन साफ बोल देते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि कोई बच्चे को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा और मारना तो बात छोड़ो, हम कभी भी नहीं मारते हैं। इसके लिए तत्काल हमने जो है एक संयुक्त समिति गठित की है जिसमें नगर निगम आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर की टीम है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि स्कूल के जो है प्रिंसिपल उनको शो कॉज नोटिस और प्रबंधन को शो कॉज नोटिस दे और छोटे बच्चों के साथ अगर मारपीट और इस तरह से घटना होती है तो ये प्रशासन के द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। सरकार की पुनर्वास नीति कामयाब होती नजर आ रही। कबीरधाम में नक्सली लाल आतंक का साथ छोड़ रहे हैं। जिले में आए दिन लाखों रुपए के नामी नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही आर्थिक मदद और रोजगार इसकी मुख्य वजह है। नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सरकार के विकास कार्यों और लोन वर्राटू जैसी योजनाओं की वजह से नक्सलियों की रीढ़ टूटती जा रही है। कवर्धा में नक्सली भाषा की वजह से भी सरेंडर कर रहे हैं। दरअसल एमएमसी जोन के नक्सली कमांडरों को या तो गोंडी आती है या फिर तमिल। ऐसे में कवर्धा के जंगल में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण को बहलाकर अपने गैंग में शामिल नहीं कर पा रहे हैं।
इस बात का खुलासा खुद उन नक्सली कमांडर्स ने किया है जो कुछ साल पहले तक कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की तरफ से मकान बनाने के लिए 75,000 दे चुका है और केंद्र सरकार की तरफ से पुनर्वास योजना से 2.5 लाख रुपया दे चुका है, 2.5 लाख दोनों को। सरकार नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। हथियार छोड़ने पर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। शासन की तरफ से पैन कार्ड, आधार कार्ड बनाया जा रहा है। हिंसा छोड़ चुके नक्सलियों के स्किल डेवलपमेंट के साथ ही रोजगार भी दिया जा रहा है। सरकार की ओर से सहायता राशि भी दी जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत घर का आवंटन और उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा भी दी गई, जिसकी वजह से आज नक्सली लाल आतंक से दूरी बना रहे हैं। अबूसमाड़ से यहाँ आए हैं 2018 लास्ट दिसंबर महीना में। क्या है यहाँ परिस्थिति इतना दिक्कत हो रहा है, यहाँ रहने से भी क्या फायदा नहीं मिलता है, ऐसा वो सोच के हम थोड़ा घर चले गए थे। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से भी नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, जिसकी वजह से नक्सली सरेंडर करने में हिचक नहीं रहे। बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए नक्सलियों के आत्मसमर्पण की रेट बढ़ी है। केंद्रीय पुनर्वास योजना के तहत में दोनों को 2.5 लाख रुपए का नगद राशि प्रदान किया गया है। साथ ही साथ यहाँ स्थानीय जो सहायता राशि देती है, जिसके तहत में 75,000 रुपये की प्रारंभिक किस्त उसके आवास निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया, उसको प्रदान किया गया। चाहे भाषा की वजह से हो या सरकार के पुनर्वास नीति की वजह से, सालों से चल रहा ये नक्सली आतंक जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी तेजी से बस्तर के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। अजय यादव, IBC 24, कवर्धा। और फिर इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। बलौदा बाजार में सगे बेटे ने ही अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर घर में बॉडी को दफना दिया, जिसका चश्मदीद गवाह कोई और नहीं, मृतक का नाती यानी आरोपी का 6 साल का बेटा नागेश था। नागेश ने घर वालों और पुलिस को बताया कि उसका पिता ने पहले उसके दादा को मारा, फिर घर के में ही बॉडी को गड्ढे में डालकर मिट्टी और ईंट से दफन कर दिया। पूरा मामला लवन थाना के ग्राम सिंघारी का है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब और गांजे के नशे का आदी था। नशे की हालत में आरोपी नरसिंह पटेल ने आज सुबह बाप बेटे में फिर से यहाँ पर कहा सुनी हुई और आरोपी नरसिंह ने घर में रखे गाठ की लकड़ी से मारकर पहले हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी हैं ये नरसिंह पटेल ने अपने पिता जो है शेदुलाल पटेल को मारा हुआ है। वो आरोपी हैं, अभी तो जांच का विषय है आगे। नागेश पटेल उसका लड़का था, उसका नाती कहा जाए मृतक का। उसने देख के सूचना दी ग्राम कोटवार को, तो ग्राम कोटवार की सूचना पे आगे की कार्रवाई हुई है और अभी तो सब उत्खनन हुआ है, आगे अब जांच होगी इसकी। बिलासपुर के सकरे स्थित कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क से एक भालू अपने केज से भाग गया। सूचना मिलती पूरा अमला भालू मंगल की तलाश में जुट गया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। कानन पेंडारी क्षेत्र के रेंजर ने बताया कि भालू के केज से बाहर आने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मामले में जांच की जा रही है। बता दें कि जिस वक्त भालू बाहर निकला उस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक कानन पेंडारी पहुंच रहे थे। ऐसे में पर्यटकों की जान को भी यहाँ पर खतरा था। रेस्क्यू के बाद में अभी वो पिंजड़े में है, थोड़ा सा स्ट्रेस में है, पर अभी नॉर्मल स्थिति। अब ये भालू कैसे आया, ये प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि कहीं पे जू कीपर की कहीं कोई चूक तो नहीं है, कोई लापरवाही तो नहीं। अगर ऐसा है तो जरूर हम उस पर कार्रवाई करेंगे और अभी इसकी अपन जाँच पुलिस से कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।